हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, हमने आप लोग अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने नोड, जंक्शन, मैश, लूप, यूनिलैटरल, बाइलैटरल के बारे में समझा। अब हम लोग आगे देखते हैं इस वीडियो में लंप नेटवर्क के बारे में। वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे लंप नेटवर्क के बारे में कि लंप नेटवर्क क्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं लंप नेटवर्क। लंप नेटवर्क क्या होते हैं? These network in parameters can be separated independently is called lumped network। मतलब वे नेटवर्क पैरामीटर्स जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट रहते हैं लम्प्ड नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि किसी सर्किट में मान लिया आर सी एल जो लगे हुए हैं, उनको हम अलग अलग डिफाइन कर सकें, उनका हम अलग अलग मान निकाल सकें, ये पता कर सकें कि उसमें क्या क्या आर कितना है, एल कितना है, सी कितना है। ऐसे नेटवर्क जिनमें हम तीनों को अलग अलग डिफाइन कर सकें लम्प नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो नोट में जैसे लिखा हुआ है KVL इज एप्लीकेबल ओनली इज लम्प्ड नेटवर्क। जो KVL होता है वो हमारा केवल लम्प्ड नेटवर्क पर ही वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है? Those network in which parameter cannot represented independently is called distributed network। मतलब वो नेटवर्क जिसमें पैरामीटर को हम लोग अलग अलग डिफाइन ना कर सकें, जिसमें अलग अलग रिप्रेजेंट ना कर सकें, उस नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहेंगे। जैसे कि एक सर्किट बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, इसमें आर एल सी हम लोग अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहेंगे। तो जो नोट में लिखा हुआ है कि KVL इज नॉट एप्लीकेबल इन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, दरअसल जो नोट लिखे रहेंगे वो एज क्वेश्चंस रहेंगे, कि जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामों में कि KVL इज नॉट एप्लीकेबल टू डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, लम्प्ड नेटवर्क या लीनियर नेटवर्क, ऐसे पूछा जाता है, तो उसमें हम लोग ऑप्शन लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो क्वेश्चंस ही रहेंगे एक प्रकार से ये। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि नोट जो लिखा है KVL इज नॉट एप्लीकेबल इन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है। वोल्टेज सोर्स जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, एक यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, एक बल्ब को एक सेल के साथ कनेक्ट किया है, और लेट माना जो सेल बैटरी है, बैटरी EMF 1.5 वोल्ट एंड बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड करंट 0.5 एम्पियर इसमें फ्लो हो रही है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा तो VT बराबर बैटरी का EMF माइनस जो इंटरनल बैटरी के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको अगर हम घटा देंगे, तो ये जो इस टर्मिनल के बीच में जो हमें VT मिलेगा वो हमारा मिल जाएगा। VT बराबर बैटरी का EMF है 1.5 वोल्ट माइनस IR, जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको यहाँ पे घटा देंगे, तो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल जाएगा वो हमारा VT आएगा। 1.5 वोल्ट माइनस 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, एंड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 0.5 वोल्ट ये यहाँ पे लॉस हो जाएगा बैटरी के अंदर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, तो V टर्मिनल जो आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने एक और दूसरा सर्किट बनाया कि अगर उसमें 1.5 वोल्ट की बैटरी एंड इंटरनल 8 जोड़ा, एक स्विच लगा देते हैं। अगर स्विच लगाते हैं, स्विच को अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो जो टर्मिनल वोल्टेज हमें वो प्राप्त हो जाएगा वो VT EMF माइनस IR। तो VT बराबर EMF माइनस जीरो, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा। तो स्विच इज ओपन, चूंकि स्विच इज ओपन है तो VT जो मिलेगा हमें वो EMF वोल्टी के बैटरी के EMF के बराबर मिल जाएगा। मतलब जितनी वोल्टेज की बैटरी हम लोग लगाएंगे उतना ही टर्मिनल वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इससे ये है कि दो केस बनते हैं। कैसे? जैसे कि अब यहाँ पे VT इज लेस देन EMF, तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन सोर्स EMF। मतलब सोर्स EMF से ऑलवेज लेस देन टर्मिनल वोल्टेज एक, और VT इज लेस देन एंड इक्वल टू EMF। चूँकि टू केस बनते हैं, जब स्विच ओपन होगा तो टू केस बन जाए बराबर हो जाएगा। अगर वह क्लोज स्विच है, मतलब स्विच क्लोज है, करंट फ्लो हो रही है, तो जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम हो जाएगा, तो VT इज लेस देन EMF E।
तो ये याद रखने वाली बात है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ऑलवेज इज लेस देन ईएमएफ। क्योंकि ऐसा नहीं बोलेंगे कि सोर्स ईएमएफ मतलब टर्मिनल वोल्टेज सॉरी सोर्स ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, ऐसा नहीं पूछा जाता है फिलहाल। आंसर हम लोग यही देते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन सोर्स ईएमएफ। क्योंकि ईएमएफ से ही हम लोगों का टर्मिनल वोल्टेज डिफाइंड होता है, ना कि टर्मिनल वोल्टेज से हम लोग ईएमएफ डिफाइंड करते हैं। इस वजह से इस तरह से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज सोर्स समझ में आया। अब हम लोग आगे जैसे नोट ये लिखा हुआ है, चूँकि जो वोल्टेज जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। ये क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाता है कि वोल्टेज वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, तो वो जीरो होता है। एंड एक दूसरा पूछा द पोटेंशियल एट टू पॉइंट नॉट डिपेंड ऑन द वे व्हेन वोल्टेज सोर्स इज आइडियल। कि जब पोटेंशियल एट दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वोल्टेज सोर्स अगर आइडियल है तो वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है। ठीक है दोस्तों। और चूंकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो जो कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस आज वेरी लो, मतलब बहुत ही कम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हम लोगों ने फिगर बनाया है वोल्टेज एंड करंट के बीच में। जैसे कि मान लिया जब अगर जब आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, तो जितना हमारा बैटरी का ईएमएफ होगा उतना ही हमें टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा। तो ये जो सीधी रेखा है वो जितना हमारा वोल्टेज होगा वी, उतनी हमें सीधी रेखा में ये उतना ही हमें इसका टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा। मान लिया अगर अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मान लिया बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, टर्मिनल वोल्टेज हमें जैसे ही हम अगर करंट का मान बढ़ाते जाएंगे तो उसके अक्रॉस बैटरी के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ता जाएगा। जैसे आई आर वन, जैसे अगर आई टू करंट बढ़ाई तो आई टू आर हो जाएगा, आई थ्री आर, ऐसे ऐसे टर्मिनल वोल्टेज घटता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स के बीच में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स के बीच में एक ये ग्राफ खींचा गया है। और हम लोग वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं, एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे यहाँ पे सिंबल और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि वोल्टेज सोर्स को जब भी हम लोग बनाएंगे, वोल्टेज सोर्स को जब भी हम लोग डिफाइन दिखाएंगे तो उसको हम एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं करंट सोर्स के बारे में। करंट सोर्स क्या होता है? करंट सोर्स, a current source is an electronic circuit that delivers or absorbs an electric current which is independent of the voltage across it। मतलब एक करंट सोर्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को डिलीवर एंड एब्जॉर्ब करता है बिना वोल्टेज के डिपेंड से। मतलब उसके अक्रॉस कितना भी वोल्टेज लगा हो, लेकिन अगर जितने एम्पियर का वोल्ट करंट सोर्स अगर है तो वो उतने ही एम्पियर करंट देगा, उसके अक्रॉस चाहे जितना वोल्टेज लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, और ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है। क्योंकि हम लोग वोल्टेज सोर्स में देखे थे कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा था, लेकिन करंट सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस ना जुड़ के पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने पी ट्रांजिस्टर एंड एक बैटरी ये बनाया है। अगर आई मान लिया 100 ओम 100 एम्पियर जा रही है और ये जो आई सी है 98 एंड आई वी 2 एम्पियर जा रही है, तो अगर इसको आई बराबर आई सी प्लस आई वी होता है, तो चूँकि अगर हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक बल्ब लगा है, इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक करंट सोर्स बनाते हैं 100 एम्पियर का एंड एक्स वाई, तो टर्मिनल के बीच में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर रिप्रेजेंट करके लोड को बना दें, तो ये हमारा जो करंट सोर्स में कन्वर्जन है ये इस प्रकार से बनेगा कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो इसके पैरेलल में जुड़ेगा। एंड 100 एम्पियर की करंट जा रही है तो इस पर 100 एम्पियर की जा रही है तो 100 एम्पियर की वापस आएगी। मतलब करंट सोर्स का यही एक फंडा होता है कि जितने एम्पियर का करंट सोर्स होता है उससे उतने ही एम्पियर की करंट जाती है और वापस उतने ही एम्पियर की आएगी। उसके अक्रॉस चाहे जितना वोल्टेज ड्रॉप लगाओ ना उतने एम्पियर से उसकी करंट कम होगी ना ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है एंड वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक नोट है कि आइडियल करंट सोर्स रेजिस्टेंस आर इन्फिनिटी। आइडियल करंट सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है दोस्तों, करंट सोर्स समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन मतलब वोल्टेज टू करंट, करंट सोर्स में करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। हमने एक वोल्टेज सोर्स बनाया, मैंने कहा था कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ेगा। मान लिया 4 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है
एंड 2 ओम का रेजिस्टेंस उसके सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो चूँकि इसकी हम करंट कैसे निकालेंगे, आई बराबर वी अपॉन आर से 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो आई बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का 2 एम्पियर। तो जब हम लोग करंट सोर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे 2 एम्पियर का करंट सोर्स बनेगा एंड जो 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा उसके कैसे जुड़ेगा, पैरेलल में। तो 2 ओम का करंट सोर्स बना दिया और उसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो ये हमारा वोल्टेज टू करंट सोर्स में कन्वर्जन हो गया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन देखेंगे कि 2 एम्पियर का करंट सोर्स है एंड 3 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है, एक करंट सोर्स बना हुआ है। तो इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में बनाएंगे, V बराबर आई आर से V निकालेंगे, I 2 एम्पियर, R 3 ओम है, तो V बराबर 6 वोल्ट आ जाएगा, 6 वोल्ट एंड जो 3 ओम का रेजिस्टेंस होगा वो इसके सीरीज में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स में ये कन्वर्जन हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, वोल्टेज टू करंट सोर्स एंड करंट सोर्स टू। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने कि किसी सर्किट में एक या एक से अधिक करंट सोर्स अगर सीरीज में लगे हैं तो उन सभी का मान समान होना अति आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर दो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो, अगर दो फिगर बना हुआ है, यहाँ पे दो करंट सोर्स बने हुए हैं, I1 एंड I2, R1 और R2 लगे हुए हैं, तो इन दोनों का मान बराबर होना मस्ट है। जैसे कि यहाँ पे एक और बना, अगर वोल्टेज सोर्स लगाओ तो मैंने कहा था कि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के लगने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट सोर्स जितने एम्पियर का है उतना ही एम्पियर रहेगा। लेकिन अगर सीरीज में दो करंट सोर्स लगे हैं तो उन दोनों का बराबर मान होना अति आवश्यक है। यहाँ पे भी मैंने जैसे दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं, 3 करंट सोर्स लगे हैं, तो इसमें I1 I2 I3 मस्ट भी, इन तीनों का मान होना बहुत ही आवश्यक है। सीरीज में अगर करंट सोर्स लगे हैं तो उनका मान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इससे ये KVL का उल्लंघन होता है। इसी वजह से इसका मान बराबर होना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे नोडल एनालिसिस के बारे में, सुपर नोडल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एंड शेयर करें। धन्यवाद।